नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, 1 अगस्त से कम हो जाएंगे सिलेंडर के दाम। साथ ही आप जानेंगे पेट्रोल डीजल खरीदने वालों के लिए क्या है खुशखबरी, अब सिर्फ इतना रह गया है भाव। साथ ही आप जानेंगे हर महीने मिलने वाली सैलरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जाने अगले महीने कैसे मिलेगी सैलरी। साथ ही आप जानेंगे लॉकडाउन में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है गुड न्यूज़। साथ ही आप जानेंगे सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, 1 अगस्त से कम हो जाएंगे सिलेंडर के दाम। 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। अनलॉक 2 के दोनों चरण 31 जुलाई तक पूरे हो रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार क्या क्या तय करती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। तेल कंपनियों के वरीय अधिकारी की माने या ये संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार 10 से 20 रुपये तक एलपीजी सिलेंडर के दाम घट सकते हैं। 2 महीने तक महंगी होने के बाद अगर एलपीजी सस्ती होती है तो उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी कम आ सकती है। इस वक्त पटना में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 689 रुपये है, जबकि जून में इसकी कीमत 685 रुपये थी। इसी साल फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार 3 महीने तक एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे थे। इसके चलते सिलेंडर के दाम 275 रुपये तक कम हो गए थे। वहीं आप इंडियन ऑयल के उपभोक्ता हैं तो आपके लिए अहम खबर है, अगले माह से सिलेंडर बुकिंग सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। फिलहाल उपभोक्ताओं की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की सुविधा भी दी गई है। इसे लेकर वितरक को सूचना भेजी जा चुकी है। सूचना में कहा गया है कि सीवीएल में वितरण की पुष्टि बंद कर दी जाएगी, केवल मोबाइल वितरण ऐप से अनुमति दी जाएगी और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड डीएसी ओवरराइड विकल्प भी उपलब्ध नहीं होगा। डिलीवरी की पुष्टि केवल डीएसी के साथ ही की जाएगी। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल डीजल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है, अब सिर्फ इतना रह गया है भाव। पेट्रोल डीजल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, अब तेल की कीमत नहीं बढ़ रही है। आज तेल की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में भाव स्थिर हैं। आज देश की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपये है और डीजल की कीमत 73 रुपये प्रति लीटर है। हालांकि देश की राजधानी दिल्ली में डीजल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज यहां 1 लीटर डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले 1.51 रुपये महंगा हो गया था, जो दिल्ली सरकार ने 8 रुपये डीजल सस्ता कर दिया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में डीजल की कीमत क्रमशः 81.94, 77.4 रुपये, 80.11 रुपये, वहीं 73 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चारों महानगरों में पेट्रोल का दाम भी लगातार 29वें दिन बिना किसी बदलाव के क्रमशः 80 रुपये, 82 रुपये, 87 रुपये और 83 रुपये प्रति लीटर हुआ है। अब बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। हर महीने मिलने वाली सैलरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अगले महीने कैसे मिलेगी सैलरी, बताते हैं पूरी खबर। महामारी ने काफ़ी कुछ बदल दिया है। इसी कड़ी में नौकरी पेशा लोगों के लिए नियमों में भी कई बड़े बदलाव किए गए थे। बहरहाल बदलाव का यह सिलसिला अभी भी जारी है, मगर अब पुराने नियमों को बहाल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी कोशिश का नतीजा है कि अगले माह से नौकरी पेशा करने वाले लोगों को पुराने नियमों के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। बता दें कि गत दिनों कंपनियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के ईपीएफ में मई, जून और जुलाई में 4% की कटौती की गई थी। वहीं अब खबर है कि अगले माह से पुराने दरों के हिसाब से ही सैलरी में ईपीएफ की रकम काटी जाएगी, यानी कर्मचारियों के वेतन में 12% की रकम ही काटी जाएगी। ध्यान रहे, गत दिनों कोरोना के चलते शिथिल हो चुकी आर्थिक गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 महीने के लिए ईपीएफ के योगदान में 4% तक की कटौती की थी, जिसके चलते गत दिनों तकरीबन 6 लाख कंपनियों के कर्मचारियों को हर माह 2250 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था।
बहरहाल नियमों के मुताबिक सर्वप्रथम कर्मचारी और नियोक्ता 24% जमा करते हैं, वहीं 12% बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बनाए गए रिटायरमेंट फंड के लिए हर महीने ईपीएफ कटौती के रूप में होती है। वैधानिक कटौती कुल 4% नियोक्ता के योगदान का 2% और कर्मचारी के योगदान का 2% में कटौती की गई थी। इसके साथ ही बेसिक और डीए के 4% के बराबर कटौती की गई है, जिससे सैलरी बढ़ गई है। वहीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के मुताबिक 12% नियोक्ताओं के हिस्से में भुगतान किया गया है। ध्यान रहे कि इससे पहले श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों को निर्देशित किया था कि अगर वे चाहें तो अपने पीएफ में 10% योगदान कर सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। कोरोना काल में तमाम लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी लेकर आया है। इन दिनों रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के सामने पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ऐसे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन राशि मिलती रहेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारियों को पेंशन फॉर्म जमा करने में दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि रिटायर होने वाले कर्मचारी सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म फिजिकली तौर पर वेतन और लेखा पे एंड अकाउंट कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति में ना हों। खासकर उन हालात में जहां दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हों तो यह परेशानी और भी बढ़ जाती है। ये समस्या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों के सामने सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लोग लगातार एक शहर से दूसरे जगह जाते हैं और उनके मुख्य कार्यालय वेतन और लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में होते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के अस्पतालों के डॉक्टर को जल्द अटका हुआ वेतन मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वे नॉर्थ एमसीडी के 6 अस्पतालों के डॉक्टरों की अटकी हुई सैलरी के लिए फंड जारी करें। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा है कि वे 15 दिनों के भीतर 8 करोड़ रुपए नॉर्थ एमसीडी को दें। कोर्ट ने बुधवार को यह निर्देश जारी किए हैं। वाड़ा हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल समेत 6 अस्पतालों के डॉक्टरों को कोर्ट के इस निर्देश से बड़ी राहत मिलेगी। इन अस्पतालों के डॉक्टरों को मई तक ही वेतन का भुगतान किया गया है। दरअसल अस्पतालों के डॉक्टरों ने वेतन न मिलने की स्थिति को देखते हुए हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार और एमसीडी को तलब किया था। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली सरकार से जून के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए 15 दिनों के भीतर 8 करोड़ रुपए जारी करने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि पेपर वर्क की लेट लतीफ़ी को दरकिनार करते हुए इस टाइम पीरियड के भीतर फंड को ट्रांसफ़र किया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त स्थायी वकील सत्यकाम ने कहा है कि नॉर्थ एमसीडी को पिछला फंड जारी किया गया, उसके खर्चों का यानी कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को दिल्ली सरकार से साझा नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच इस मामले पर नहीं पड़ना चाहते हैं। सुनवाई का मकसद डॉक्टरों को सैलरी पहुंचाना है और हम इसके निर्देश जारी कर रहे हैं। बता दें कि जून में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अप्रैल से मई तक के डॉक्टरों की सैलरी देने के निर्देश जारी किए थे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारतीय रेलवे का बड़ा ऐलान, सभी योजनाओं पर लगाई रोक, जारी हुए बड़े नए आदेश। देश भर में महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मंजूरी बुनियादी ढांचे से संबंधित सभी नए कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए तक की सभी नई योजनाओं को मार्च 2021 तक स्थगित करने का आदेश दिया है, जिसके बाद भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को यह जानकारी दी है। भारतीय रेलवे ने क्षेत्रीय जोनल रेलवे और उसकी सभी उत्पादन इकाइयों से कहा है कि वे नया कार्य तभी आगे बढ़ाएं जबकि ट्रेनों के परिचालन की सुरक्षा की दृष्टि से वह जरूरी हो। इसके लिए भी उन्हें वित्त मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। भारतीय रेलवे को कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल अभी तक यात्री खंड में 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल की तुलना में रेलवे माल ढुलाई में 18% पीछे चल रही है। भारतीय रेलवे बोर्ड की तरफ से 28 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक बीते वर्षों में मंजूर ऐसे सभी कार्य जिनमें मामूली या बिल्कुल भी प्रगति नहीं हुई है, उन्हें भी रोक दिया जाए।
इस जारी आदेश में कहा गया है कि नए कार्य पिंक बुक 2020-21 में शामिल कार्यों को रोक दिया जाए। हालांकि ऐसे कार्य जो ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन की दृष्टि से जरूरी हैं, उन्हें जारी रखा जा सकता है। साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे कार्यों को अनिवार्यता की समीक्षा संबंधित अतिरिक्त सदस्य कार्य और अतिरिक्त सदस्य राजस्व द्वारा की जाएगी। महामारी को ध्यान में रखते हुए आदेश में कहा गया है कि 2019-20 तक मंजूर ऐसे कार्य जो जिनमें विशेष प्रगति नहीं हुई है, अगले आदेश तक रोक दिए जाएं। सीनियर अधिकारियों ने कहा है कि रेलवे की बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मसलन प्रतिशत विद्युतीकरण, द्रुत गति को गलियारों को दोगुना करने से संबंधित परियोजनाएं इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगी। ये सारे आदेश देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए जारी किए गए हैं। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दिल्ली सरकार ने कम किया वैट, 8.36 रुपये सस्ता हुआ डीजल, केंद्र व राज्यों पर भी पड़ेगा दबाव। कोरोना काल में दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की थी, जिससे डीजल के दाम बढ़ गए थे। सरकार ने 16.75% वैट को बढ़ाकर 30% कर दिया था, जिसके बाद डीजल के दाम में करीब 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। 30 जुलाई को दिल्ली सरकार ने वैट के दर को कम कर दिया है। जी हां, अब वहां डीजल और पेट्रोल पर पहले की तरह 16.75% ही वैट लगेगा। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल की कीमत में लगभग 8.5 रुपये की कमी आ गई है। दिल्ली में डीजल का दाम अब 73.64 रुपये प्रति लीटर हो गया है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्कूलों पर बड़ा ऐलान, सरकार ने लिया ये फैसला, तेजी से कर रही हैं तैयारियां। देश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर केंद्र सरकार लगातार इन कोशिशों में लगी है कि जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेजों को खोला जाए, जिसके लिए सरकार योजनाएं बना रही है। देश में कोरोना वायरस महामारी को लेकर सरकार लगातार इन कोशिशों में लगी हुई है कि जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेजों को खोला जाए, जिसके लिए सरकार योजनाएं बना रही है। इसी सिलसिले में अब केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 की घोषणा भी कर दी है, जिसके चलते लोगों को तमाम छूटें दी गई हैं। इससे पहले अभी हाल ही में छात्रों ने यूजीसी द्वारा गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद फाइनल ईयर की परीक्षा करवाए जाने का विरोध किया था। छात्रों का कहना था कि इससे छात्रों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। इस समय संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब अनलॉक 3 की प्रक्रिया को देखते हुए गृह मंत्रालय ने तीसरे फेज में कई कार्यों से रोक हटा ली है, लेकिन स्कूलों को अभी भी बंद ही रखने का फैसला किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स और शैक्षणिक संस्थान देश में 31 अगस्त तक बंद रखे जाएंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला अलग अलग राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों से सलाह करके लिया गया है। देश भर में कोविड-19 महामारी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और स्कूल कॉलेज खोले जाने के मामले में फैसला पूरी तरह से असेसमेंट करके ही लिया गया है। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जानिए यूपी में क्या क्या मिलेगी राहत, कहां कहां रहेगी पाबंदी। अनलॉक 3 में सूबे की योगी सरकार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी करती रही है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन जिलों में संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं वहां कुछ रियायतें नहीं मिलेंगी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक फेज 3 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 31 अगस्त तक के लिए जारी अनलॉक 3 में कुछ शर्तों के साथ रात का कर्फ्यू हटा लिया गया है। साथ ही जिम और योग सेंटर बाद सशर्त खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही यूपी की योगी सरकार भी जल्द ही अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी करेगी। हालांकि सूबे की योगी सरकार केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन माना जा रहा है कि जिन जिलों में संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं वहां कुछ रियायतें नहीं मिलेंगी। वर्तमान में यूपी में साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक ही बाजार और ऑफिस खुल रहे हैं। हालांकि आवश्यक सेवाओं, मेडिकल स्टोर, मंडी व आर्थिक संस्थान इस पाबंदी से दूर हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार भी केंद्र की तरह ही रात के कर्फ्यू में ढील दे सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में पहले की भांति ही सख्ती रहेगी। उम्मीद है गुरुवार शाम या फिर शुक्रवार तक राज्य सरकार अनलॉक 3 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सकती है। बुधवार को केंद्र की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक रात में लगाने वाला कर्फ्यू हटाने को कह दिया गया है। इसके तहत ही योग संस्थान और जिम 5 अगस्त से खुलेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति भी मिली है। किसी भी एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश है। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। 31 अगस्त 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो गई है। जाने सरकार के क्या हैं नए जवाब। केंद्र सरकार ने गैस पर मिलने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि यह रोक मई के बाद से लगाया गया है, यानी आपके खाते में मई महीने के बाद सब्सिडी के पैसे आने बंद हो गए हैं। सरकार ने ये फैसला क्यों किया है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि सरकार ने मई के बाद सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया है। मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने मई महीने के रिवाइज प्राइस के समय ही गैस सब्सिडी खत्म करने का फैसला किया था, जिसके कारण मई और जून में गैस लेने पर भी सब्सिडी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। 1 अगस्त से घट सकते हैं दाम। आपको बता दें कि 1 अगस्त से गैस की कीमत में कटौती हो सकती है। इसे लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तैयारी चल रही है। अनलॉक 2 के दोनों चरण 31 जुलाई तक पूरे हो रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार क्या तय करती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। तेल कंपनियों के वरीय अधिकारी की माने या संभावना है कि 1 अगस्त को रिवाइज होने वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम घटेंगे और सब्सिडी सिलेंडर सस्ता हो सकता है। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। इन 4 तरीकों से घर बैठे जान सकते हैं अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस। कर्मचारी को अक्सर अपने पीएफ अकाउंट के बारे में कई जिज्ञासाएं होती हैं। उनकी सैलरी से पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है, पीएफ अकाउंट का बैलेंस कितना है, पेंशन फंड में कितनी राशि जा रही है, ऐसे कई सवाल कर्मचारी के पास होते हैं। जो कर्मचारी जागरूक होते हैं वे विभिन्न माध्यमों से अपने पीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप घर बैठे मिनटों में अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। कर्मचारी सिर्फ एक मैसेज कर अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका यूएएन ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कर्मचारी को 7738299899 नंबर पर ईपीएफओ HOUAN ENG SMS भेजना होगा। यहाँ ENG अपनी पसंदीदा भाषा के पहले 3 अक्षर हैं। यह सुविधा 10 भाषाओं में उपलब्ध है। कर्मचारी को ये SMS रजिस्टर्ड मोबाइल से करना होगा। इससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस और ताज़ा योगदान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से भी अपने ईपीएफ अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी को epifindia.gov.in पर जाना होगा। अब अवर सर्विस टैब में जाकर फॉर एम्प्लॉय पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मेंबर पासबुक पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रीन पर एक नया पेज खुलकर आएगा। वह कर्मचारी को यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आप अपनी ईपीएफ पासबुक देख पाएंगे। इसके लिए आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए। साथ ही बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। सोने की कीमतों में उछाल जारी है, चांदी की चमक रही फीकी। भारतीय बाजारों में लगातार 10वें दिन सोने की कीमतों में उछाल जारी है। एमसीएक्स पर अगस्त का सोना वायदा 0.21% बढ़कर 53,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। बहुमूल्य धातु 11% यानी 5,500 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी का वायदा भाव 65,212 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले सत्र में सोना 1.4% यानी 730 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया था और 53,399 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं चांदी की कीमत 0.5% बढ़ी थी। वैश्विक बाजारों की बात करें तो लगातार 9 दिनों की बढ़त के बाद सोने की कीमत आज कम हुई है। हाजिर सोना 0.3% की गिरावट के साथ 1,965.90 डॉलर प्रति औंस पर रहा। मंगलवार को कीमतें $1,981 के उच्च स्तर पर थीं। चांदी 0.2% की गिरावट के साथ 24,914 डॉलर प्रति औंस पर रही थी। साथ ही बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल के बीच अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। राज्य शासन ने जारी किए हैं आदेश।
एक तरफ से कोरोना वायरस ने प्रदेश में भयंकर तबाही मचाई है, वहीं इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक हालत भी खासा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से अब राज्य शासन ने बड़ा निर्णय लिया है, जिसके साथ ही पुलिस इकाइयों के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के कर एवं गैर कर राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ने की वजह से इस वर्ष IAS, IPS और IFS अफसरों की 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक की द्विवार्षिक वेतन वृद्धि पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसके लिए बुधवार को राज्य शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। दरअसल राज्य शासन वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस इकाइयों की सभी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 की द्विवार्षिक वेतन वृद्धि काल्पनिक रूप से दी जाएगी। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकारियों कर्मचारियों को माह जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 में द्विवार्षिक वेतन वृद्धि वास्तविक रूप से वेतन में ना लगाई जाए। वहीं आदेश में कहा गया है कि निगम, बोर्ड और कॉरपोरेशन में पदस्थ अफसर जिन्होंने वेतन वृद्धि का लाभ लिया हो, उनसे लाभ पुनः वापस लेकर शासकीय खजाने में जमा कराया जाए। बता दें कि आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय स्थिति ठीक होने पर कर्मचारी और अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। ज्ञात हो कि अफसरों को 3% इंक्रीमेंट पर सरकार को हर महीने 85 लाख और सालाना 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आता है, जिसको देखते हुए राज्य शासन द्वारा इस संक्रमण काल में यह निर्णय लिया गया है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।